चलिए स्टार्ट करें। ये तो समझ जी स्टार्ट करें। 151 से वापस। हाँ 151 बहुत इजी सा है, लैब एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो ये समझ में आ जाएगा सबको। सही। हाई कैलकुलेशन है होता है सर, सेकंड। तो वैक्सीन ना उसको नहीं दे सकते इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डेंजरस होता है। प्रेगनेंसी। 152 इज कैलकुलेशन और 153 भी कैलकुलेशन है, जो कि आला नस्र के लास्ट पेज पे है। जिसका मुझे क्वेश्चन मिला नहीं था, वो किसी और फाइल में कैलकुलेशन था। पूरे हो जाएंगे ना हमारे, तो तो कैलकुलेशन उठाएंगे, अभी नहीं सॉल्व होने वाले। 154 इज बॉन्ड बिटवीन बेसिस डीएनए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली। जो डीएनए के जो बेस्टर्स होते हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। एडिनोसिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टेस डायस्टर लिंकेज होते हैं। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस के अंदर ये कोवलेंट बाउंड हो रहे होते हैं स्टोरिक साइट के साथ। डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड को ना हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होल्ड कर रहा होता है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ना न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ ना डीएनए और आरएनए से लिंक कर रहे होते हैं। 155 is bond between organophosphorus and acetylcholine esterase enzyme is covalent bond. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या होते हैं? ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और नर्व एजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम, और इसको ना उसको अपने फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने से रोक रहा होता है ये। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जब कोवलेंटली बाइंड करता है इसकी एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, तो उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की ना एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है नर्व के ऊपर। इसकी वजह से जो क्या कहते हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। 156 common microorganism in non-complicated UTI in women after menopause is E. coli. जो मोस्ट कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म है यूटीआई, नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का, वो ई कोलाई है। बैक्टीरिया कॉज कर रहा है मेनिंजाइटिस इन 2 to 10 years, लेस देन 2 years एच इन्फ्लुएंजा कॉज कर रहा है, और अबव 2 years निजेरिया मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है। 158 इज मेन ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म। जैसे हम जानते हैं लिवर लिवर मेन ऑर्गन है फॉर मेटाबॉलिज्म। लीस्ट प्लेस फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इलियम, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम में क्यों होती है? ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विली एंड माइक्रोविली। व्हाट इज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? गोल्जी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारा होता है, इसके अंदर ना प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है बेसिकली। इतना लगा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा मारिया आपसे। आप ये जितने भी जी एमसीक्यूज है क्रॉस चेक कहाँ से कर रही हैं? मतलब डू यू क्रॉस चेक देम, मतलब इनकी यस। ऑथेंटिसिटी? जी मैं क्या कहते हैं, इंटरनेट से ही चेक कर रही हूँ बेसिकली। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब कोई एक स्पेसिफिक सोर्स कोई नहीं हम फॉलो कर रहे हैं, बस एक जनरल इंटरनेट से ही चीजें उठा रहे हैं जिस तरह मेडस्केप है हमारे। मेडस्केप पे देखती हूँ मैं। और अच्छा चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं इनकी प्रॉपर। जी, ड्रग नॉट यूज इन हाइपरटेंशन प्लस डिप्रेशन। मिथाइल डोपा, जैसे कि मिथाइल डोपा डिप्रेशन को और एनहेंस कर रही होती है, इसी वजह से हम हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में नहीं देते, हाइपरटेंशन प्लस डिप्रेशन में नहीं देते। इसका वैसे काम होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है। सजेशन अबाउट जीटीएन, स्टोर इन एम्बर ग्लास एंड एयर टाइट कंटेनर। इसे हम एम्बर, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाती है लाइट की वजह से और मॉइस्चर की वजह से, तो इस वजह से हम इसे एयर टाइट कंटेनर में और एम्बर ग्लास बॉटल में इसे स्टोर कर रहे होते हैं। अ पेशेंट टेक्स लीवोथायरॉक्सिन, हाउ इट इज ऑब्वियस he has good information about his medicine. It is related to the thyroid problem. Levothyroxine basically हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीट कर रही होती है हाइपरथायराइडिज्म को पे। तो क्या कहते हैं, इसी वजह से जो पेशेंट होगा उसे अपनी जो डिजीज है उसके बारे में पता होगा, इसी वजह से
ये यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज रिलेटेड टू द थायराइड प्रॉब्लम, नॉट टू यूज इन थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोक्सिन या कोई भी जो भी हाइपोथायराइडिज्म में जो भी हम मेडिसिन देंगे वो हम क्या कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में नहीं देंगे, क्योंकि ये इसका मतलब ही कि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की एक्सेस है। Patient with thyroid problem which has to be taken with caution. Amiodarone. ठीक है, ये हाइपरथायरॉइडिज्म कराता है ना Reason. एल्माइड्रॉन, इसलिए इसको बहुत क्वेश्चन से लेते हैं। Amiodarone induced hypothyroidism cause करा रहा है जी। हाइपर भी कराता है, हाइपर दोनों कराता Why है, fat? इसलिए। Okay. Why fat soluble vitamins may cause problem? मैरिड्रॉन का Because ये भी बस याद रखा जाता है ना कि इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट और एल्माइड्रॉन इंटरेक्शंस हैं, बहुत तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट भी ये ड्रग है। आएगा, हाँ इसके जहाँ पे एडवर्स भी इफेक्ट्स आएगा भी तो आई समझ है, लें इसके कि साइड इसका, इफेक्ट्स भी आया है, इसका मैकेनिज्म भी आया है, इसकी क्लास हाँ, वर्क भी आई है, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है तो ये। जहाँ भी आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये मतलब कि कोई ना नेगेटिव वे में ही आया है, तो इसके इंटरेक्शंस ही मोस्टली आएंगे। इंडिकेशन इंडिकेशन क्या है एमायोड्रॉन की? एंटी पोटेशियम रिदमिक है, स्पेयरिंग होता है ना, मतलब सॉरी पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं होते ये, एंटी रिदमिक है। वो है एगोनिस्ट है, पोटेशियम एगोनिस्ट है, पोटेशियम चैनल पोटेशियम चैनल एंटी एंजाइनल है और ये बेसिकली। इंडिकेशन, अच्छा इंडिकेशन एंजाइना में भी है। ये इस तरह के केसेस में, हार्ट के केसेस में यूज होता है। यहाँ क्लास 3 की है। अरिथमिया की है, सॉरी क्लास 3 का क्या, अरिथमिया की। पोटेशियम चैनल एगोनिस्ट है कि ब्लॉकर्स थे, ब्लॉकर्स है ना, ब्लॉकर्स सॉरी ब्लॉकर्स पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है ये। और ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक जी जी करके अरिथमिया को कंट्रोल करता है, ये क्लास 3 ड्रग है। जी जी। ओके नेक्स्ट। now 167 is why fat soluble vitamins may cause problem. Fat soluble vitamins accumulate कर जाते हैं बॉडी में और ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसी वजह से ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देते हैं। विच विटामिन विद स्टेरॉइड स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले भी देखा था कि स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर विटामिन डी के साथ रिजेंबल करता है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी हैज टू बी टेकन बिफोर, दिस इज कंसेप्शन नॉट कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉर 12 वीक्स इन प्रेगनेंसी। तो बेसिकली जो फॉलिक एसिड देते हैं हम, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, जो फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना, उसको कम करने के लिए देते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्शन से पहले और विद मतलब 12 टू वीक रिड्यूस द प्रेगनेंसी तक रिस्क हम ऑफ देते न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। हैं जी। ये इसका रीजन है। अ पर्सन ड्रिंक्स अल्कोहल एंड सडनली shows flushing, vertigo, palpitation. This medicine can be the reason. It is disulfiram. बेसिकली हमारे आलम नशा के फर्स्ट पेज के ऊपर आज सारे इंजेक्शन लिखे हैं जिसके अंदर डाइसल्फाम और अल्कोहल का इंजेक्शन बताया है। ये डाइसल ये आपकी होता है आवाज कि बहुत हल्की आ रही है इसमें इंजेक्शन मायरा। बहुत सही है। हाँ सही है। आप सही। A person drinks alcohol and suddenly shows flushing, vertigo, palpitation. Which medicine can be the reason? Disulfiram. बेसिकली इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन, ये एक बेसिकली एक पूरी टर्म है जिसके अंदर ये सारे जो भी बताया है, फ्लशिंग, वर्टाइगो, पैल्पिटेशन, ये सब होता है। ये ड्रग है, इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये सब चीजें कॉज हो रही होती है। विच वन डज नॉट हैव एंटी कफ इफेक्ट? ब्रोमोहेक्सीन। ब्रोमोहेक्सीन ये हेल्प करती है रिलीफ प्रोडक्टिव कफ को रिलीव कर रही होती है बाय थिनिंग द सैल्गम इन द एयरवेज और फैसिलिटेट करती है रिमूवल ऑफ द म्यूकस। लेकिन ये एंटी कफ इफेक्ट नहीं होता है। ये जो मैंने सर्च किया था ना, तो इसमें यही आया था कि इसका एंटी कफ इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये रिलीव करती है प्रोडक्टिव कफ को। 172 is difference between morphine and pethidine. पैथिडीन लेस एडिक्टिव है देन मॉर्फिन और ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, मतलब ये इंटायरली मैन मेड है। और जबकि ओपियोइड वो नेचुरली अकरिंग है, ये ड्राइव हुआ है ओपियम पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन। विच वन एंटेगनाइज वार्फरिन अफेक्ट एसटी जॉनफोर्ड? इंड्यूस, ये बेसिकली इंड्यूसर है CYP2C9। ये भी आलम के फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारे इंट्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये भी याद करना है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कैम्फर? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर। ये आपका वेट
मायरा आपकी आवाज चली गई बिल्कुल। जी जी जी, मैं ढूंढ रही थी ये कैम्फर किसमें सॉल्युबल होता है, मैंने लिखा था। नहीं, कैम्फर सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, क्योंकि वो यूटेक्टिक मिक्सचर शायद फॉर्म करता है, इसलिए ऐसा कुछ रीजन था, मुझे नहीं याद आ रहा, लास्ट के पेजेस में पढ़ा था मैं- लेकिन। जी मैंने लिखा था, मुझे अभी एक्चुअली मिल नहीं रहा। इथेनॉल वगैरह में ये मैंने दो वॉलेटाइल लिखा उसमें ना था। रिजॉल्व हो जाता है। इथेनॉल है। हाँ, यूटेक्टिक मिक्सचर की अलग डेफिनेशन थी, वो किसमें जैसे डिसॉल्व होता है एच किसमें नहीं। होगा, नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है। लेकिन ये वाटर में वाटर में नहीं। सॉल्युबल नहीं है। नहीं है। वाटर में नहीं है। इस पे नहीं है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूंगी। ये तो छोटा सेंटर 175 है स्पिनबॉम ट्रीटमेंट में बेंडाजोल और पायरेंटल पैमोइड और एल्बेंडाजोल, बेसिकली ये तीनों ड्रग्स एंटी हेलमिंथिक हैं जो कि पिनबॉम को ट्रीट करने में काम आती हैं। यहाँ पे ये जो चार्ट गिवन है इसके अंदर सारी एंटी हेलमिंथिक के शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखे हैं और किसको वो ट्रीट कर रही है, जैसे कि एल्बेंडाजोल में बेंडाजोल, पायरेंटल पैमोइड, इन ये पिनबॉम P for pinworm, R for roundworm, W for whipworm, H for hookworm और ivermectin और thiabendazole for bee-worm। ये bee-worm मुझे समझ नहीं आया था। और नीचे लिखा है ड्रग ऑफ चॉइस इन हेलमिंथिक, मतलब PRP मीन्स पिनवर्म में और राउंडवर्म में पायरेंटल पैमोइड हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, थ्रेडवर्म में thiabendazole, WHM whipworm में और hookworm में mebendazoles एंड tapeworm में हम निक्लोसमाइड देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंटी सीजर इनहिबिट कैल्शियम इथोसक्सामाइड पे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है उसमें हम लेविटालॉल देते हैं जो कि सेफ ड्रग होता है प्रेगनेंसी में। रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेल्प्रोइक एसिड। जी वेल्पोरिक एसिड है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेल्प्रोइक करता है एसिड और टेट्रोजेनिक इफेक्ट है इसके। ये दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते कार्बामेथापाइन और हैं। वेल्प्रोइक एसिड जी न्यूरल हाँ। ट्यूब डिफेक्ट करते हैं, स्पेशली स्पाइना बाइफिडा ये कॉज कर रहे हैं। अच्छा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम विद हैलोपेरिडोल, ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा होता है। इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ऑन बैक्टीरिया, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है। विच वन इज डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो दो सुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, डाइसेक्राइड सक्रोज इज द फ्रक्टोज और ग्लूकोज का है डाइसेक्राइड। एनीमिया इन रीनल फेलियर इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ये जैसे कि पहले बताया था कि जो रीनल फेलियर में जो एनीमिया होता है उसे हम नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं, जिसे हम नॉर्मोसाइटिक कहते हैं, और ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कर रहे हैं, इसकी वजह से नॉर्मोक्रोमिक भी कहा जा रहा है। अब a person 184 is a person with type 2 diabetes and have BMI 30 which dose is appropriate, यहाँ पे ये simple dose given है 500 mg metformin OD for gonococcal infection ceftriaxone और डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। गोनोकोकल की फर्स्ट लाइन जो है ट्रीटमेंट वो इसमें एजिथ्रोमाइसिन आता है, लेकिन हम ये तीनों देते हैं, और नॉन गोनोकोकल के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन और गोनोकोकल नॉन एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। गोनोकोकल में क्या फर्क है? नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा बेसिकली। और नॉन गोनोकोकल जो गोनोकोकल? ये नॉन गोनोकोकल का बताया, जो गोनोकोकल है वो निजेरिया निजेरिया बोलो आवाज गोनोरिया नहीं आ रही। माइक्रो गोनोरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कॉज करता है। ओके। जी, रिलीज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम सस्टेन रिलीज डिपेंड करती है पीएच पे। जी, ये 187 इज रिलीज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम सस्टेन रिलीज डिपेंड्स ऑन पीएच। ये ये सस्टेन रिलीज की जो
ड्रग रिलीज होती है वो पीएच के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब आपके स्टमक का पीएच अगर एसिडिक है और इंटेस्टाइन का बेसिक है तो उसके हिसाब से ये रिलीज करेगी अपना ड्रग। बेलाडोना नॉट यूज इन ग्लूकोमा। क्यों? क्योंकि इसकी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ड्रग इंड्यूस एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाता है, इसी वजह से हम नहीं देते। नॉट यूज इन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल क्लिंडामाइसिन। इन पेशेंट क्लिंडामाइसिन अच्छा क्लिंडामाइसिन बहुत सारे कहते हैं नॉन नोजोकोमियल आउटब्रेक्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के साथ ये लिंक हुई हुई है विद रेजिस्टेंट स्ट्रेन। इसी वजह से क्या कहते हैं हम इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में नहीं देते। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बेसिकली बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से क्या कहते हैं दूसरे हेल्थ केयर इश्यूज हो जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्सेप्ट पेंसिलिन जी। जो बीटा लैक्टेम जिसके अंदर बीटा लैक्टेम का रिंग होगा वो नॉन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होंगे बेसिकली। प्लीज ड्रग टू ट्रीट एक्यूट गाउट। एल्यूपिरिनॉल हमारे क्रॉनिक यूज के लिए होते हैं। वेंटोमाइसिन रिड्यूस की डोज हम रिड्यूस कर देते हैं इन रीनल insufficient और maximum dose of lisinopril is 40 mg। total cholesterol ये 194 is total cholesterol level below 200 mg per dl, ये याद करने वाली चीज है। और mannitol is contraindicated and congestive heart failure and pulmonary edema। कंसंट्रेशन ये क्या कहते हैं बेसिकली ये डायूरेटिक की क्लास है। जोर से बोले हैं मायरा। जी मैनिटॉल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, तो हम इसे ये कॉन्ट्राइंडिकेट करिए कंजस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा में। वैंकोमाइसिन हेपेटिक पे भी कॉज करता है क्या? डोज रिड्यूस कर रीनल देता है रीनल इनसफिशिएंसी में, क्योंकि रीनली एक्सक्रीट होता है ना ये, इसलिए। रीनली भी होता जी। है। मैं लिवर का पूछ रहा हूँ, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है ये मेरे ख्याल से ये मैं दोनों में दूसरा होता है, दोनों में ना ये करता है इसका थोड़ा सा ना है इशू, देखना पड़ेगा। ये लेकिन ये रीनल मेरे ख्याल से टॉक्सिसिटी रीनल हम का ही सिर्फ पूछा हुआ है ना ये इन्होंने। नॉर्मल भी भाई। एब्जॉर्प्शन फंक्शन को इंटरफेयर कर रहा है। इसी जो हम कर रहे हैं सीरीज, इसका जो मतलब ऊपर से तीसरा चौथा था उसमें हेपेटिक डिजीज आंसर था, तो इसलिए पूछ रहा था। वो एक क्वेश्चन मैंने भी देखा था, उसमें किडनी डिजीज का भी दिया हुआ था, इसका हेपेटिक डिजीज। एनकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, और अभी तक हमने एंटीबायोटिक्स डिटेल में किसी ने करी नहीं है, तो किसी को करिए तो बता दे, नहीं तो नहीं आई नहीं गेस ये इसी मेटाबोलाइज भी नहीं होता वो है उसकी लिवर में वो और रीनली एक्सक्रीट मेटाबॉलिज्म भी का होता नहीं है, पूछ और रहे हैं। शायद ये रीजन है कि दोनों में डिपेंडेंट नहीं होता है ये। ये दोनों में है ना, तो इसमें इसका इफेक्ट आएगा दोनों में। नहीं मैं ये पूछ रहा था, जो इसी सीरीज जो हम कर रहे हैं इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है मेरी मैं देख हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें हेपेटिक का आंसर दिया हुआ था, तो इसलिए पूछ रहा था। इसी सीरीज का जो हम ये चलो इसको मार्क कर लेते हैं ये ना, इसको चेक कर लेते हैं, मैं इसको चेक जी, करता हूँ। मैंने अभी चेक किया कि इसकी डोज को रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये लिवर इंजरी करवाता है और हेपेटिक फेलियर भी करवा देता है जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो जाती है। हम्म तो फिर दोनों दोनों में इसकी में। डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके कंसंट्रेशन दोनों डिपेंडेंट हो गया है पेशेंट को तो बहुत ही बुरी हालत होगी ना उसकी, देते ही देंगे ही नहीं, फिर कुछ और दे देंगे। उसके लिए बस फिर दुआ ही करेंगे। या तो इंडिविजुअली या तो हेपेटिक इंडिविजुअली इंसफिशिएंसी या रीनल इंडिविजुअली हो रही है, दोनों केस में इसके डोज को एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही इसीलिए तो पूछ सिचुएशन रहा है था, तो उसमें तो फिर वेनकोमाइसिन किसमें अवॉइड ही होगा? करेंगे फिर। हाँ इसी सीरीज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, उसमें ना किडनी पे टिक किया हुआ है और हेपेटिक को रेड किया हुआ है, तो वो मैं कंफ्यूज हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो मैंने भी अमर भाई आपको पहले बताया कि मैंने भी वो क्वेश्चन देखा, वहाँ पे किडनी पे है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ टिक किडनी पे किया हुआ है, हाँ लेकिन किडनी पे जो किया रेड हुआ है, ऐसा करके ही है।
रेड करके आंसर दिया हुआ है, वो हेपेटिक को किया हुआ, तो हाँ, तो ये अगर नहीं किडनी पे सकती। टिक करा है ना, बिल्कुल सही कहा, जो जो टिक करे है ना वो सही है, हेपेटिक नहीं है फिर ये, क्योंकि इसमें वो हेपेटिक नहीं करेक्शन होता, किया होगा। वेंकोमाइसिन में मैंने हाँ वो कंफर्म कर करेक्शन किया लिया हुआ है। कि ये वेंकोमाइसिन हेपेटिक नहीं होता, सिर्फ रीनल इंसफिशिएंसी में डोज एडजस्ट ये जो मैंने भी टिक चेक वाला है किया। ना, नाजिया में क्या है, आला नसर में तो लिखा हुआ होता था साइड पे, नाजिया में ये है कि जो ऑप्शन टिक हुआ हुआ है ना वो करेक्ट है, क्योंकि गलती से उन्होंने जो है ना उसको हाईलाइट करा हुआ है, और टिक वाला सही आंसर है, ये करेक्शन है, अच्छा, तो इट्स ठीक, रीनली। मतलब correct। हाँ, तो ये भी तो हो सकते हैं ना, वो दोनों ऑप्शंस ना दें, एक ही देंगे इन दोनों में से, इतना तो वो भी कंफ्यूज नहीं ना करेंगे। नहीं, दोनों देंगे, तो नहीं है ना रीनली, वैसे वो जनरली हेपेटिकली पूछ नहीं रहे है, हैं कि अच्छा, उसमें नहीं है, कंफर्म हो गया। हेपेटिक नहीं है, कंफर्म हो कंफर्म गया, हो गया, हेपेटिक रीनली है। नहीं है, कंफर्म चलो कर ठीक दिया। है, सिर्फ रीनल, ओके रीनल है, करें। ओके। सिर्फ रीनल रीनल। पे लॉक कर दें, ओके। सही है। ओके। अभी मैं जो पढ़ रही हूँ ना, वो इसमें ये आ रहा है कि इंट्रावेनस वेंकोमाइसिन कैन कॉज इंक्रीज टॉक्सिसिटी इन पेशेंट विद लिवर फेलियर। लिवर फेलियर, अच्छा, इसको ना डिपर्ल मार्क कर लें, हेपेटोटॉक्सिक और लिवर वेनकोमाइसिन फेलियर आई गेस। का रीजन देख लेंगे क्या होता है। मैं ये कहूंगी वेनकोमाइसिन को आप एक तरफ लिख लें और उसको स्टडी कर लेंगे, थोड़ा सा वेनकोमाइसिन को समझ आ जाएगा। ये ठीक इंडिविजुअल है, मैं मार्क कर रहा हूँ। स्टेटमेंट्स में नहीं जाए, इसके पीछे कोई काम 192 होगा ना को। पैथोफिजियोलॉजी, उस पर पता चल जाएगा कि कहाँ उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है वेनकोमाइसिन का, या फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हो सकता है। रीनल इंसफिशियंसी में तो डोज एडजस्ट करके दिया जा रहा है ना। चले नेक्स्ट करें, ये देख लेंगे बाद में, ऐसा मसला नहीं है। 196 is concentration dependent antibiotics. There are three. MAF. MAF is the mnemonic. Metronidazole, aminoglycoside, and fluoroquinolone. Drug excreted unchanged. Gentamicin और एक एम्प्रोसेट और लिथियम ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है अनचेंज फॉर्म में. Protein concentration in healthy individual 62 to 80 gram per liter. Normal protein की concentration blood of healthy individual ये range कर रही है 62 to 80 grams per liter, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों क्या कहते हैं ऐड. जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अफेक्ट हो रही है बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हर्बल ड्रग्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एथिनाइल एस्ट्राडायोल इज एस्टिजॉन स्पॉट. ये फ्लावर है और इसका एरियल पार्ट. इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखिए इसमें ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ना हमारे मेटाबोलाइज होते हैं बाय P450 एंजाइम. एस्टिजॉन व्हाट रिड्यूस कर रही है ब्लड लेवल ऑफ नॉरएथेस्टेरोन और एथिनाइल एस्ट्राडायोल और डेसोजेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो रहा है. तो एस्टिजॉन व्हाट को अवॉइड करें और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ये उसमें ऐड करें नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 4 वीक आफ्टर स्टॉपिंग दिस. और ये रिड्यूस करिए एफिकेसी फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. बेसिकली यही था. चले मैं अपना 300 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये 200 से लेकर जो 300 तक के जो दो मेंबर्स हैं वो दोनों एब्सेंट है। अच्छा, वकास में कह रही थी हम हार्डवेयर से बैठे हुए हैं, आप में तो और हिम्मत है मजीद करने की, मैं अपना तो करा देती हूँ जब तक सेशन नहीं चल नहीं रहा मिस, है। मुझ में भी नहीं हिम्मत, क्या हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मैं कौन सा आयरन मैन हूँ। चले मैं 10 मिनट, मेरा 10 मिनट का ही है, मैं 10 मिनट में कवर कराती हूँ, मीटिंग टाइम जा रहा है, फिर बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, आप इसमें करते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर्स कर बहुत देंगी तो ज्यादा है ना टाइम मेरे बचा में, तो तो मैं मेरा भी कर जल्दी हो दूंगा। जाएगा। थ्री ओ ठीक है, वन ठीक है। सॉरी, मैंने 301 से कर, बल्कि मैंने 300 भी देख लिया था, मगर मैंने उसे उतना क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा जो वेबर एक्सप्लेन करेगा मैं से पूछ लूंगी। काउंसलिंग फॉर एंटी डेंड्रफ इज सेलेनियम इज साइटोटॉक्सिक, सेलेनियम एक साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है जो एंटी कैंसर के तौर पर यूज भी होता है, और उसको एंटी डेंड्रफ शैम्पूज में यूज किया जाता है, तो उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जो पेशेंट एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करता है, स्पेशली जो हमारे पास सेल्सन ब्लू जो लोग यूज करते हैं, उसमें सेलेनियम होता है जो साइटोटॉक्सिक होता है, तो उसको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। 301 फेंटेनाइल जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है पैथिडीन से। फेंटेनाइल और पैथिडीन दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग ड्रग्स है। हाँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, फिनाइल पाइपरीडीन डेरिवेटिव, सॉरी, फेंटेनाइल जो है ना वो मॉर्फिन लाइक ड्रग है, और ये फिनाइल पाइपरीडीन डेरिवेटिव है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है पैथिडीन से, ठीक है, इनका कोई क्लास सिमिलरिटी नहीं है। अब प्रीफिक्सेस हैं उसको समझना, इसमें कुछ भी नहीं है। डिसऑक्सी किसी के स्टार्ट में लिखा हुआ हो, यानी वो ऑक्सीजन का रिमूवल करा देगा मॉलिक्यूल से। नॉर जो लिखा हुआ होता है, जैसे एपिनेफ्रिन का नॉर एपिनेफ्रिन, यानी उसमें एक अल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, बैठना पड़ जाएगा ज्यादा देर, आ रही 5 मिनट ना, हाँ फिर भी। अच्छा,
सब अगर किसी के स्टार्ट में लिखा हुआ हो, 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं है। हाँ बिलाल, बिलाल बस सही है। सब जो है लिखा हुआ होगा तो हम उसको कहेंगे बेसिक सॉल्ट, यानी जैसे कि एल्यूमिनियम सब एसीटेट लिखा हुआ है अगर, तो यानी ये एक सॉल्ट फॉर्म है, ठीक है। लीवो लिखा हुआ होगा किसी प्रोडक्ट के आगे, यानी वो पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ डेविएट करता है। ऑर्थो लिखा हुआ होगा अगर किसी प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि उसमें बेंजीन रिंग बनी हुई है, और बेंजीन रिंग में जो पोजीशन है वो 1 और 2 है, उसकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी। मेटा लिखा होगा तो 1 और 3 है, और पॉली लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एनहाइड्रस लिखा हुआ होगा यानी उस कंपाउंड का वाटर रिमूव हो चुका है, उसमें वाटर था मगर अभी वो नहीं है। हिट्रो लिखा हुआ होगा मतलब ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, सेम नहीं है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इमाइड अमाइड, और ये सब उसके जो है ना जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप लोग खुद याद कर लीजिएगा। कोडीन का जो है वो एक्टिव कोडीन प्रोड्रग है, एक्टिव मिथाइल मॉर्फिन है। हीरोइन जो है और डाइएस्टाइल मॉर्फिन दोनों एक ही चीज है, ये कोई प्रोड्रग एक्टिव ड्रग नहीं है। हीरोइन इसका एक नाम है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन इसका दूसरा नाम है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन। अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे ना तो वो डाइएस्टाइल मॉर्फिन है, लेकिन अगर आप इसका नाम देखेंगे तो हीरोइन का कहते हैं इसको। अच्छा, सुक्रालफेट जो होता है वो सल्फेटेड डाइसैकराइड होता है। सुक्रालफेट को कभी भी खाने या एंटासिड के साथ नहीं लेते, इसका मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला मटेरियल, लेकिन हर जगह यही आया कि इसको खाने के साथ नहीं लेना। अगर इनकेस एंटासिड आप ले चुके हैं या आपको लेना है तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए सुक्रालफेट और एंटासिड में। या तो एंटासिड के लेने के 1 घंटे बाद लें, या लेने इसके लेने के 1 घंटे बाद एंटासिड लें। अच्छा, वेल्प्रोइक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं 3, इसकी जो है ना डेरिवेटिव्स हैं, एक सोडियम वेल्प्रोइट है, एक डाइवेल्प्रोइक्स है, तो ये तीनों बने हुए हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, वेल्प्रोइक एसिड में जो है ना सोडियम नहीं होता, और इसमें जो है ना एरोमेटिक रिंग नहीं होता, तो बस ये एरोमेटिसिटी नहीं होती, बस ये फर्क है। अच्छा, ब्रोमोक्रिप्टीन और कैप्रो मतलब ये आगे स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा कौन सा पार्ट सेम है और कौन सा डिफरेंट है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसे समझाने का नहीं है। ये बारबिट्यूरेट एसिड डेरिवेटिव भी आप देख लें, नीचे का फंक्शनल ग्रुप बारबिट्यूरेट्स का सेम होता है, ये ऊपर का जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं। फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर है, ये आइबोप्रोपेन है। इसमें 3 ही कंपाउंड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिनाइल रिंग होती है, और प्रोपाइल ग्रुप होता है, और आखिर में आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी बना हुआ है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन इसमें कीटोन, अल्केन, अल्कीन और कीटोन होता है, ठीक है, 2 कीटोन होता है। अच्छा, ग्लूकोमा ड्रग में हमारे पास एसिटाजोलामाइड और ब्रिमोनिडीन आ जाता है। ये दोनों ड्रग्स क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करते हैं। लेटेनोप्रोस्ट और पेलोकार्पिन इंक्रीज फ्लो करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दोनों करते हैं, एक्वस ह्यूमर को भी कम करेंगे, फ्लो भी बढ़ाएंगे, ठीक है। डाइहाइड्रोगोटामीन मिसालेट हैज नो सबलिंगुअल फॉर्म, ओनली इंजेक्शन एंड नेजल स्प्रे अवेलेबल अमंग अर्गोट। अच्छा, ये एक डेरिवेटिव है जिसके 2 फॉर्म्स अवेलेबल है, डोजेज फॉर्म्स, एक इंजेक्शन डोजेज फॉर्म, एक नेजल स्प्रे डोजेज फॉर्म। लेकिन ये वाला जो है डाइहाइड्रो अर्गोटामीन मेसाइलेट, ये सिर्फ सबलिंगुअल में अवेलेबल होता है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ है, सीधा सीधा हाफ लाइफ हमने निकाली है, 6 आवर्स हाफ लाइफ थी, और 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। ये कैसे पता चलेगा, 24 आवर्स हो गए हैं ना, तो 24 आवर्स का मतलब 4 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देख लें तो आपका आंसर ही आ जाएगा 12.5। फ्लोरडाइजिपोक्साइड इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको याद करना है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स है, लोराजिपैम, डायजेपैम, सारे डायजेपैम्स के डिफरेंसेस बताए हुए हैं। अच्छा, ये भी स्ट्रक्चर ही है, ये भी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये H1 ब्लॉकर्स का स्ट्रक्चर है, इसमें इन्होंने जनरली एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एक्स में ये लिखा हुआ होगा अल्काइल ग्रुप होगा, और ये फर्क आएंगे, मतलब एंटी हिस्टामिन्स का डिफरेंस ये है कि अल्काइल ग्रुप आएगा या कार्बन आएगा या कार्बन डाइऑक्साइड आएगा या नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस तरह से। थायजाइड डायूरेटिक का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का है। अच्छा, ये भी स्ट्रक्चर है, ये मैंने इसीलिए करा दिया पहले अपना, क्योंकि मेरे में स्ट्रक्चर्स बहुत थे और मुझे पता था मेरा जल्दी कवर हो जाएगा और आप लोग का बल्क ऑफ एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब 337 देखें, ये एक केस स्टडी है, उसको आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 5 बेंजोइल पेरोक्साइड 5% क्रीम की बात हो रही है, जो कि वैसे तो इरिटेंट होता है, लेकिन वो पेशेंट जो है ना वो 2 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा है और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो गलत है, जिसको नहीं इसके अंदर हम कर सकते हैं, वो पॉइंट गलत क्या है, ही शुड यूज दिस प्रोडक्ट नो मोर फ्रीक्वेंटली देन एवरी डे बिकॉज ऑफ इट्स इरिटेटिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, क्यों गलत है,
माना इसकी इरिटेटिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये पेशेंट 2 महीने से यूज कर रहा है, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी इसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम इसको मजीद और यूज कर सकते हैं और ये पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें अप्लाई होती है इसके ऊपर, जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ वार्फरिन मेटाबॉलिज्म, ये ड्रग्स वार्फरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं। और वो ड्रग्स, दीज ड्रग्स हैव नो इंटरेक्शन विद वार्फरिन। इसको हम अगर हम इसका देखें निमोनिक कोट, मी गैस, क्लोराम्फेनिकोल, ओमेप्राजोल, एलिप्रिनोल, थियोफाइलिन और मॉर्फिन, एस्टेमाइब, ग्रेपफ्रूट, एटोर्वास्टेटिन और स्पाइरोलेक्टोन। अच्छा, 339 देख लें। The potent as an enantiomer of morphine is metabolized by this enzyme. Individuals deficit in this enzyme, यानी उनके alleles जो होते हैं genetically deficient जो होते हैं इस enzyme के, उनको बहुत कम डोज दी जाती है वॉर्फरिन की, क्योंकि उनके पास वॉर्फरिन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं कि अगर वो एक्चुअल डोज दी जाए तो वो ब्लीड कर जाएंगे। अच्छा, पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है उसके कॉमन इन पेशेंट्स, उन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है जिनको ये बीमारियाँ होती हैं, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एम्फिजिमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन मेरा 340 तक ही था ना? कहाँ तक था मेरा? 350 नहीं था? अच्छा सॉरी, मेरा 350 तक था, लेकिन मैंने गलती से 340 समझ के 340 तक ही प्रिपेयर कर लिया। चले मैं इसको आगे पढ़ लेती हूँ, आ गया ठीक है, नहीं आया वैसे भी हमारे पास कितने 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट सेशन नहीं कर रही क्योंकि हम लोग 8 बजे से बैठे हुए हैं, मुझे चक्कर आ रहा पूछ लें मिस, जैन भाई से पूछ लें, मिस जिहा भी हैं, अगर वो उन्होंने है। करना है जैन तो और वजिया, पूछते आप हैं। लोग को कंटिन्यू करना है? मैं खाना खाने के बाद आ जाऊँ या कल करें? मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे तो यहाँ पे अभी 9 ही बजे। असल में बाकी आप आप लोग लोग दोनों देख ने लें जो तो है ना 10 o'clock पे ज्वाइन करा है ना, मैं और आकाश तो 8 बजे से। इट्स ओके, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कोई इशू वो कल कर इसलिए लेते कर लेते हैं। नहीं, कल हम लोग 8 बजे स्टार्ट करेंगे। जैन कल आप 8 बजे आ जाएंगे, क्योंकि कल आतिफ कह रहे थे मेरे बहुत कम हैं। चांसेस है कि मैं लेक्चर अपेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं कल मैंने इसलिए आई 8 विल बी बजे द जाना। फर्स्ट नहीं, यू अगर विल बी द पर्सन। मिस लास्ट वन। अगर ये लोग विलिंग वकास है और तो मैं अपने वजिया करवा जो है देता ना, हूँ 50। वकास और वजिया जो है ना अपना कल 8 कल बजे मैं आ करेंगे। जाऊंगा, और सैटरडे संडे मैं नहीं आ सकता, नहीं, फ्राइडे अगर को मैं आ जाऊंगा। बस सही है, फिर तो अच्छी अगर जैन बात है। भाई अभी पॉसिबल है आप लोगों के लिए, मिस जिहा के लिए या सभी के लिए, तो मैं अपने 50 करवा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने अभी खाना ही खाना है वैसे बाद में। नहीं, तो मैं यार नहीं मुझे भी अवेलेबल कोई होंगी इशू नहीं है, कल 8 बजे बस का। मैं अगर कल करना है तो कल कर लें, आज करना मुझे कोई इशू नहीं है, इट्स योर कॉल। मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो भी चकरा के गिर जाऊंगी। मैं 8 बजे से बैठी हुई हूँ और मैं खाना अच्छा खाने में चलो मुझे ठीक आधा है, एक लेट्स घंटा डू लग टुमारो, जाएगा। कल कर ठीक है, लेते हैं, कल कर लेते कल 8 बजे वजिया, वकास और जैन, आप 3 लोग रह गए और मेरे जो 10 रिमेनिंग है ना, जो मुझे लगा था शायद मेरा 340 तक है और मैंने करा नहीं, ये भी मैं कर ऐड कर दूंगी बाद में। हैं। ठीक है, ठीक है। कल ये ये मेरे कर लिए अ, लेंगे ना वन। और थोड़ा अलॉट कर दो, 50 अच्छा, और मिस अलॉट कहाँ कर तक दो किए मुझे। हुए हैं आपने ना, आपने अलॉट कहाँ तक किए हुए हैं? मैंने अलॉट करे हुए थे, जिसकी मैंने जो अलॉटमेंट है वो अपनी जगह है। मैं 500 तक, मायरा को और अपने आप को और 500 तक अलॉटमेंट कर कर रहे रही हूँ, क्योंकि मायरा आप 200, आपने 200 तक बताया ना, 200 से 250 आप कर लें, 251 से जी। 300 मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो बीच में इस गैप आया है ना वो फिर कवर हो जाएगा। ठीक है। जो गैप है ना वो मुझे बता दें, उनमें से कुछ मैं भी कर लूंगा। आप करना चाह रहे हैं तो आप ऑनवर्ड्स देख लें कोई।